हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस का ये दूसरा ट्यूटोरियल आपके पास आ जाए। इस दूसरे ट्यूटोरियल के अंदर हम चैप्टर जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारे पास लाइफ प्रोसेस चैप्टर नंबर 6 और ये बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर आता है। वैसे तो टोटल बायोलॉजी के अगर मैं चैप्टर्स बताऊं तो आपको 23 मार्क्स के आते हैं और ये अकेला 8 मार्क्स का आएगा। ठीक है, इसके दो क्वेश्चन आते हैं, एक 3 मार्क्स में और एक 5 मार्क्स में, तो टोटल 8 मार्क्स का ये आ जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है। तो इस चैप्टर के पार्ट्स आपको मिलेंगे। ये पार्ट 1 है। पार्ट 1 में हम लाइफ प्रोसेस के अंदर जो भी चीजें डिस्कस करेंगे उनमें से पहली चीज है कि क्या चीज लाइफ प्रोसेस है और लाइफ प्रोसेस हम किन किन को कैटेगरीज में डालते हैं, न्यूट्रिशन कितने टाइप का होता है और ह्यूमन डाइजेशन कैसे होता है, ह्यूमन न्यूट्रिशन कैसे होता है, ये हमारा पार्ट 1 रहेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा लाइफ प्रोसेस। हम लोग अपने आसपास बहुत सारी चीजें देखते हैं, उनमें से कुछ लिविंग होती है और दूसरी उनमें से कुछ नॉन लिविंग होती है। लिविंग नॉन लिविंग को कुछ चीजों को तो हम देखते ही पता लगा के बता देते हैं कि ये लिविंग है और ये नॉन लिविंग है, मगर एग्जैक्टली हर चीज को बताने के लिए हमें थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज किस बात की होनी चाहिए? जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सभी मूव करते हैं, प्रोसेस फॉलो करते हैं। कैसे प्रोसेस? वो मेटाबॉलिक प्रोसेस है, मेटाबॉलिज्म। ऐसा नहीं है कि अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म सो रहा है, बैठा हुआ है, तो वो कोई प्रोसेस नहीं करता। वो हर वक्त अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को करता रहता है। जैसे आपको मैं बताऊं, हर काम को करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है और यहां पर हम सभी जानते हैं एनर्जी कहां से आती है। चाहे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, उसे फूड की आवश्यकता है, उसे खाने की जरूरत है। तो खाना जब वो खाता है तो खाना खाने के बाद जब वो डाइजेस्ट होता है तो ऐसा नहीं है कि जो फूड उसने खाया है 100% उसकी बॉडी में यूटिलाइज हो जाएगा। कुछ बाय प्रोडक्ट्स ऐसे होंगे जिसकी जरूरत उसे नहीं है, हो सकता है उसकी बॉडी के लिए टॉक्सिक हो, तो उसके लिए उसे एक दूसरे प्रोसेस की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि एक्सक्रीशन। अब बॉडी में खाना डाइजेस्ट होने के बाद यहां से वहां एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट तक भी जाना चाहिए, उसके लिए किस चीज की जरूरत पड़ेगी? ट्रांसपोर्टेशन। मगर ट्रांसपोर्टेशन तक तो तभी जाएंगे ना जब पहले हम क्या कर रहे होंगे? रेस्पिरेशन। ठीक है, इसी तरीके से ये सारा काम हो रहा है। लंग्स अपना काम कर रहे हैं, ब्लड में ग्लूकोज अपना काम कर रहा है, खाना खाने के लिए डाइजेस्टिव ट्रैक अपना काम कर रहा है। इन सबके बीच में होना चाहिए कोऑर्डिनेशन। तो यही कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एक्टिविटीज। और अल्टीमेटली जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसे अपनी प्रोजिनी मतलब अपने बच्चे यानी कि अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाना पड़ता है, अपनी स्पीशीज को आगे बढ़ाना पड़ता है। लास्ट मेथड हो गया रिप्रोडक्शन। जितनी चीजों का मैंने नाम लिया, जितने प्रोसेस का नाम लिया, ये सब लाइफ प्रोसेस का पार्ट है। ठीक है, और इन सभी लाइफ प्रोसेस को, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को करने के लिए एक ऑर्गेनिज्म को जरूरत पड़ती है एनर्जी की, और एनर्जी मिलती है फूड से। फूड मतलब न्यूट्रिशन। तो हम यहां पर बात करेंगे न्यूट्रिशन की। न्यूट्रिशन अभी के अभी समझते हैं कितने टाइप्स के होते हैं और कैसे होते हैं। तो न्यूट्रिशन कितने टाइप के होते हैं? वैसे तो न्यूट्रिशन का ब्रॉडली कैटेगराइज करा जाए तो दो ही तरीके हैं। एक है उसके अंदर ऑटोट्रॉफिक और एक है उसके अंदर हेटरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक हेटरोट्रॉफिक के अलावा भी एनसीईआरटी में एक नाम है, इसलिए मैंने उसको इधर लिखा है, दैट्स कॉल्ड सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। अब पहले बात करेंगे ऑटोट्रॉफिक की। ऑटोट्रॉफिक, ऑटो के मतलब में क्या है? ऑटो मतलब सेल्फ, ट्रॉफिक मतलब सिंथेसिस, अपना खाना खुद सिंथेसाइज करने वाले। तो इसमें सिंपल सा नाम आता है ग्रीन प्लांट्स, मगर उसके साथ ब्लू ग्रीन एल्गाई भी ऐसा है जिसके पास क्लोरोफिल होता है। तो ब्लू ग्रीन एल्गी भी क्या करता है बेटा? अपना खुद का खाना सिंथेसाइज करता है। ठीक है, दूसरा आता है हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक ऐसे हैं जो दूसरों पे डिपेंडेंट है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। डायरेक्टली कैसे? जैसे डियर सीधा घास खाएगा, ठीक है, लायन। अब डियर अगर घास नहीं खाता तो डियर मर जाता, और डियर को कौन खा रहा है? लायन खा रहा है। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो डिपेंड करते हैं वो होता है हेट्रोट्रॉफिक। ठीक, अब सैप्रोफिटिक को अलग से समझाऊंगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम सबसे पहले कि ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन है क्या। ठीक है, सबसे पहले ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के लिए जब हम बात करते हैं तो एक ऐसा न्यूट्रिशन है, ये इस टाइप का न्यूट्रिशन है जिसमें जो ऑर्गेनिज्म है अपना खाना खुद सिंथेसाइज करता है, खुद प्रोड्यूस करता है, खुद बनाता है। मगर अपना खाना बनाने के लिए इसे कुछ रॉ मटेरियल्स की जरूरत पड़ती है। अब कौन सा रॉ मटेरियल कहां से आता है वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला रॉ मटेरियल अगर हम देखें तो इसे क्या चाहिए? सनलाइट चाहिए। किसके प्रेजेंस में चाहिए? क्लोरोफिल। ध्यान से सुन लो, क्लोरोफिल अगर नहीं है तो सनलाइट का कोई कुछ नहीं कर सकता, सनलाइट से कोई खाना नहीं बना सकता। सनलाइट से खाना सिर्फ तभी बनेगा जब क्या होगा बेटा? क्लोरोफिल होगा। तो सनलाइट इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। दूसरी बात, इसको चाहिए CO2। अब CO2 कहां से आती है? CO2 एयर से आती है।
एयर से CO2 को जाने के लिए टाइनी टाइनी होल्स होते हैं, जिनके बारे में आगे मैं बताऊंगा, उन्हें स्टोमेटा बोलते हैं। उनकी एक पूरा फंक्शन होता है, कैसे वो ओपन होते हैं और कैसे वो क्लोज होते हैं। ठीक, अब CO2 मिल गई, सनलाइट इन प्रेजेंस क्लोरोफिल मिल गई। थर्ड रॉ मटेरियल है वाटर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और ये वाटर कहां से आता है? ये वाटर आता है रूट से। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर से ये पानी रूट से ऊपर की तरफ बढ़ता है। तो मैं रॉ मटेरियल्स क्या क्या होता है बेटा आपको? सनलाइट इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, CO2 फ्रॉम एयर, किसके थ्रू आते हैं? स्टोमेटा के थ्रू अंदर आते हैं। थर्ड आपके पास है वाटर, जो कि कहां से आएगा? रूट से आएगा। ठीक है, तो इसके साथ साथ में एक इक्वेशन होती है जिसे हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस इक्वेशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें CO2 वाटर मिलके कार्बोहाइड्रेट्स, ऑक्सीजन और पानी को बाहर निकाल देते हैं। तो आप देख सकते हैं ये इक्वेशन कितनी इंपॉर्टेंट है। इस इक्वेशन को आपको याद रखना होगा और इसको बैलेंस फॉर्म में याद रखना होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे, हमने रॉ मटेरियल्स देख लिए, कौन कौन से रॉ मटेरियल्स की जरूरत पड़ती है। अब हम ये देखेंगे कि किस सीक्वेंस में, किस प्रोसेस को पूरा फॉलो करते हुए एक प्लांट अपना खाना खुद सिंथेसाइज कर लेता है। जैसे सबसे पहला काम क्या होता है? जैसे ही सनलाइट उस क्लोरोफिल वाले पार्ट पर पड़ती है, जैसे सपोज दिस सनलाइट और ये क्लोरोफिल वाले पार्ट पर आई, तो यहां पर सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है बाय क्लोरोफिल, और दूसरे स्टेप में इस लाइट को क्या करा जाता है? कन्वर्ट करा जाता है लाइट एनर्जी को इनटू केमिकल एनर्जी। और केमिकल एनर्जी से क्या करा जा रहा है? ध्यान से सुन ले सभी लोग, जो वाटर रूट से ऊपर आया था उस वाटर को तोड़ना है। क्या बोलना है? तोड़ना है। किन पार्ट्स में तोड़ना है? हाइड्रोजन अलग, ऑक्सीजन अलग। जो ऑक्सीजन अलग निकलेगी वो तो स्टोमेटा के थ्रू बाहर चली जाएगी, इसलिए हम कहते हैं प्लांट्स ऑक्सीजन देते हैं। ठीक है, और जो हाइड्रोजन बचेगी वो कार्बोहाइड्रेट्स मतलब खाना बनाने में काम आएगी प्लांट्स के। तो जो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई लाइट एनर्जी, वो क्या कर रही है? फोटोलिसिस कर रही है। फोटोलिसिस, ठीक है, वाटर को तोड़ रही है। तोड़ रही है किसकी वजह से? फोटो की वजह से, जिसको कई बार हम बोल देते हैं वाटर का टूटना जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, पानी का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब जब हाइड्रोजन टूट गया, ऑक्सीजन टूट गया, इसके बाद क्या होता है? जो हवा में से CO2 ली गई है, उस CO2 का जो कार्बन होता है, वो कार्बन ऑक्साइड जो होती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है, वो ही काम आती है क्या बनाने में? कार्बोहाइड्रेट्स बनाने में। अब ये जो कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं, इनको स्टोर करा जाता है स्टार्च के फॉर्म में। किसमें स्टोर करा जाता है? स्टार्च के फॉर्म में। स्टार्च क्यों? हम इंसान, हम एनिमल्स अगर जिस कैटेगरी में हम आते हैं, ग्लाइकोजन के फॉर्म में करते हैं स्टोर, और जितने भी प्लांट्स हैं वो अपना खाना स्टोर करते हैं स्टार्च के फॉर्म में। ये बात ध्यान रखना, स्टार्च इज वेरी इंपॉर्टेंट। मगर ये जो मैंने प्रोसेस समझाया, ये प्रोसेस होता है एक नॉर्मल प्लांट की लाइफ का। ठीक है, अगर वो प्लांट किसी डेजर्ट प्लांट की हम बात करें, एक डेजर्ट प्लांट है, तो उसकी लाइफ में क्या होगा? वो अगर दिन में ये काम करेगा तो बहुत सारा CO2 एंटर करने की वजह से उसे उससे ज्यादा पानी लॉस हो जाएगा, पानी का लॉस हो जाएगा, और वो प्लांट शायद मर भी सकता है डेजर्ट की एक्सट्रीम कंडीशंस में। इसलिए वो ऐसा काम नहीं करते। वो ये काम, कौन सा वाला काम? एक इंटरमीडिएट बना लेते हैं रात के टाइम पर, जो सनलाइट की एब्सेंस में हो सकता है, और फिर नेक्स्ट डे जब सनलाइट के अंदर होते हैं तो अपनी पूरी तरीके से कार्बोहाइड्रेट्स बना के स्टोर कर लेते हैं, वो भी स्टार्च के फॉर्म में। अब बात करते हैं कि जिन स्टोमेटा के थ्रू CO2 अंदर जाता है, ऑक्सीजन बाहर जाती है, वो स्टोमेटा कैसे कंट्रोल करते हैं एंट्री ऑफ CO2 एंड ऑक्सीजन। जो स्टोमेटा है उसके बाहर एक गार्ड सेल होता है। ठीक है, ये बीन शेप्ड होता है, राजमा जैसी शेप का होता है, और एक न्यूक्लियस वाला होता है। ये कंट्रोल करता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। अब ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैसे होती है उसका मैकेनिज्म बताता हूं। जो सपोज दीज आर 2 गार्ड सेल्स, ठीक, ये गार्ड सेल्स है ऐसे, और जब चारों तरफ का पानी इनमें आ जाता है, वाटर जब इनके अंदर आता है तो ये स्वेल हो जाते हैं। स्वेल होके ये क्या हो जाते हैं? थोड़े से जो अपने साइज में बड़े होते हैं, स्वेल होते हैं। ठीक है, तो ये खुल जाते हैं, और जब ये स्वेल होके खुल जाते हैं तो इनमें एक ओपनिंग बन जाती है, जिससे CO2 अंदर आ सकती है और ऑक्सीजन बाहर जा सकती है। मगर जैसे ही धूप की गर्मी की वजह से वाटर एवोपरेट होता है, तो जो पानी से लॉस कर देता है, चला जाता है, तब ये धीरे धीरे क्या होने लग जाते हैं? श्रिंक होने लग जाते हैं, यानी कि क्लोज होने लग जाते हैं। वाटर आया, ओपन, वाटर इवापोरेट हुआ, क्लोज। तो ये मैकेनिज्म फॉलो करता है स्टोमेटा, और ये किसके थ्रू होता है? उसके गार्ड सेल्स की वजह से, जो कैसे शेप के होते हैं? राजमा यानी कि बीन शेप्ड होते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी, जो एनसीईआरटी की एक्टिविटी है 6.1। 6.1 एक्टिविटी हमें ये बात प्रूव करती है कि फोटोसिंथेसिस बिना क्लोरोफिल के नहीं हो सकता। कैसे, जरा मैं आपको बताता हूं। तो इसकी एक्टिविटी के अंदर क्या है मैं आपको बता दूं। सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको एक पॉटेड प्लांट लेना है, जैसे कि मनी प्लांट ले सकते हैं आप, और उसे 3 दिन तक डार्क रूम में रखना है फॉर 3 डेज। क्यों?
क्योंकि देखो ऐसा है कि मनी प्लांट पहले से धूप में रखा होगा, उसके अंदर पहले से स्टार्च होगा, मतलब उसके अंदर खाना होगा, तो वो स्टार्च हम चाहते हैं वो यूज्ड अप कर ले। वो और कोई स्टार्च नहीं होना चाहिए, वही स्टार्च होना चाहिए जिस दिन हम उसे धूप में रखे उसी दिन बनने वाला। ठीक है, तो फिर उस पॉटेड प्लांट को जिसको हमने 3 डेज तक डार्क रूम में रखा था, अब उसे उठा के क्या रख देना है, अब उसे सनलाइट में रख देना है। 6 to 7 आवर्स रख दीजिए। 6 to 7 आवर्स के बाद अब ध्यान से सुनिएगा सभी लोग, अब हमें कुछ एक्सपेरिमेंटल सेटअप की जरूरत पड़ेगी। अब हम उसके जो एक लीफ है उसको तोड़ लेंगे। लीफ को तोड़ने के बाद पहले वाटर से साफ करेंगे, फिर उसे डबल बॉयलर में बॉईल करेंगे। ध्यान से सुने, डबल बॉयलर क्या होता है, हमें उसे अल्कोहल में बॉईल करना है, मगर ऐसा नहीं है कि आपने बीकर में अल्कोहल लिया और उसके नीचे बर्नर लगा दिया, वो जल जाएगा, फट जाएगा। डबल बॉयलर क्या होता है, पहले एक बीकर होता है, उसके अंदर वाटर होता है, उस वाटर वाले बीकर के अंदर एक और बीकर होता है जिसमें अल्कोहल होता है। तो जब आप गर्म करते हो तो पानी डायरेक्टली आग के ऊपर गर्म होता है और फिर उस पानी की गर्मी से, उस वाटर की गर्मी से अल्कोहल बॉईल करता है। ठीक है, अब उसी बॉईल वाले अल्कोहल के अंदर आपको क्या डाल देना है, आपको डाल देना है लीफ। थोड़ी देर बॉईल करा, उसको निकाला, निकालने के बाद उसके ऊपर आपको डालना है आयोडीन। अब आयोडीन क्यों डाला मैं आपको बताता हूं। आयोडीन एक टेस्ट करता है, कैसा टेस्ट करता है, आयोडीन और स्टार्च जब मिल जाते हैं, व्हेनेवर आयोडीन गेट्स कम्स इन कॉन्टेक्ट विद स्टार्च, वो अपना कलर चेंज कर लेता है और बन जाता है ब्लू ब्लैक कलर का। तो ब्लू ब्लैक कलर एक इंडिकेशन होता है कि अगर वहां स्टार्च है, वहां खाना बना है, उस प्लांट ने, उस पत्ते ने खाना बनाया है फोटोसिंथेसिस करके, तो ब्लू ब्लैक कलर का हो जाएगा। ठीक है, तो उसी ब्लू ब्लैक कलर के बारे में बात कर रहे हैं। तो आपको वही लीफ निकालना है, उसके ऊपर आयोडीन डालना है। अगर आपने उस पर आयोडीन का सॉल्यूशन डाला और ब्लू ब्लैक कलर नहीं आया, मतलब वहां खाना नहीं था, वहां स्टार्च नहीं था। स्टार्च क्यों नहीं था, क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। मगर जब आपने उसके ऊपर आयोडीन सॉल्यूशन डाला और ब्लू ब्लैक कलर आ गया, तो मतलब वहां स्टार्च था। स्टार्च वहां कैसे आया, फोटोसिंथेसिस से आया, मतलब प्लांट ने फोटोसिंथेसिस करा, अपना खाना बनाया, स्टार्च के फॉर्म में उसे स्टोर करा। ठीक, इसी के साथ हम सीखेंगे एक्टिविटी नंबर 2, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, 6.2। वो हमें ये सबक सिखाती है कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि क्लोरोफिल बहुत इंपॉर्टेंट है, CO2 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आपको 2 हेल्दी प्लांट्स लेने, ऑलमोस्ट एक जैसे होने चाहिए। ठीक है, दोनों को लेके डार्क रूम में फिर 3 डेज के लिए रख दिए। कॉन्सेप्ट सेम है कि उसमें पहले से स्टार्च होगा, तो वो उस स्टार्च को यूज अप कर ले, और नया वाला जो जब हम जिस दिन रखे उसी दिन बनाए बनाए स्टार्च, तो दोनों को फिर दोबारा निकलना है। मगर इस बार उनके ऊपर ग्लास जार को इन्वर्ट करके रख देना, सील्ड कर देना है। उनमें से एक में एक सॉल्यूशन रखना है। कौन सा सॉल्यूशन रखना है आपको, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, KOH। अब KOH क्यों रखना है, क्योंकि KOH जो होता है बेटा वो CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो दोनों प्लांट सेम है, दोनों को सेम टाइप के लिए धूप में रख दो। अब होगा क्या, जिस जार के अंदर आपने KOH रखा था, अब वो CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, आफ्टर 6 to 7 आवर्स ऑफ सनलाइट दोनों प्लांट्स के पत्तों को निकालें, तोड़ा एक एक लीफ, और फिर दोबारा डबल बॉयल में बॉईल करा और उनके ऊपर डाला आयोडीन। अब उनमें से एक लीफ पे ब्लू ब्लैक कलर नहीं आएगा। किस पर नहीं आएगा, उस पर नहीं आएगा जिसमें KOH का सॉल्यूशन रखा था, क्योंकि उसमें CO2 नहीं थी। इसीलिए अब आपको ये प्रूफ हो गया CO2 इंपॉर्टेंट है, क्लोरोफिल इंपॉर्टेंट है। और एक और एक्टिविटी इसमें एनसीईआरटी में नहीं, मैं आपको बताया था, अगर आपके पास एक ऐसी एक्टिविटी आ जाए जिसमें आपको बताना हो सनलाइट भी इंपॉर्टेंट है, कुछ नहीं करना, 3 डेज के लिए डार्क रूम में एक प्लांट को रखो, बाहर निकालो, उसके लीफ पर टेप लगा दो, ब्लैक टेप, पूरे लीफ पर नहीं, आधे लीफ पर। ठीक है, उसे 6 to 7 आवर्स फिर डे लाइट में रखो, दोबारा पत्ते को तोड़ो, डबल बॉयलर में अल्कोहल के अंदर बॉईल करो और फिर डालो उसके ऊपर आयोडीन। तो तुम लोग ये देख के हैरान हो जाओगे, जिस साइड पे आपने टेप लगाई थी वहां ब्लू ब्लैक कलर नहीं आता, पत्ते के ऊपर वाले के ऊपर क्या आ जाता है, ब्लू ब्लैक कलर आ जाता है। तो ये बात शो करता है कि जहां हमने टेप लगा दी थी ना, वहां सनलाइट तो इंसिडेंट हुई नहीं, पड़ी नहीं वहां सनलाइट पत्ते के ऊपर, तो क्या नहीं बना, वहां स्टार्च नहीं बना। क्यों नहीं बना, क्योंकि वहां क्लोरोफिल भी था, CO2 भी थी, बट वहां पर सनलाइट नहीं पड़ी, इसीलिए फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। तीनों एक्टिविटीज इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है, रीड भी कर लेनी है। ठीक है, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, इसमें आपको मैंने बता दिया जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं कि या तो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से वो अपना खाना खुद सिंथेसाइज नहीं कर पाते। तो जो भी फूड, जो एनर्जी उन्हें चाहिए, वो क्या रहते हैं, डिपेंडेंट रहते हैं दूसरों के ऊपर। ठीक है, इसके बाद वाला है हमारे पास लास्ट सैप्रोफिटिक। ये बहुत ज्यादा जरूरी मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, क्योंकि डेड एंड डिके पे काम करते हैं। ये उन सड़ी हुई चीजों को खा जाते हैं जो बच जाती हैं डेड के अंदर से, या जैसे कि आप जानते हैं स्कैवेंजर्स होते हैं उनके डेड, मगर वो भी पूरा नहीं खा सकते किसी डेड बॉडी को, या कोई प्लांट मर गया तो ये ऐसा काम करते हैं जिसे हम कहते हैं रिसाइकलिंग कर रहे हैं। जितने न्यूट्रिएंट्स उसके अंदर है वो वापस कहाँ पहुंच जाते हैं, वो हमारे इकोसिस्टम में पहुंच जाते हैं। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट,
जैसे बैक्टीरिया एंड फंगस। फंगस मशरूम जो आप खाते हो शायद वो भी। ठीक, अब हम बात करेंगे न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा एक यूनिसेलुलर क्या है, ऑर्गेनिज्म है, मतलब एक सेल से बना हुआ है। जिस तरीके से अपने खाने को ये ऑब्टेन करता है उसको हम बोलते हैं फाइगोसाइटोसिस। ठीक है, इसका एक तरीका ऐसा है, फाइगोसाइटोसिस के बारे में बताऊंगा। इसमें एक वर्ड यूज होता है जिसे हम बोलते हैं सूडोपोडिया। सूडो मतलब होता है फॉल्स, पोडिया मतलब होता है कि लिम्स। ये आप देखोगे जब अपने पास फूड पार्टिकल को देखता है तो दो नकली हाथ जैसे या अपनी नकली टांग जैसे या हाथ जैसे लिम्स जैसे ये कुछ निकाल लेता है जिससे उसे ये एनगल्फ कर लेता है। ठीक है, एंडोसाइटोसिस। और फिर ये उसके आसपास एक फूड वैक्यूल बनाता है, उसमें डाइजेस्टिव जूसेस निकालता है और उसको जितना डाइजेस्ट कर सकता है कर लेता है और बाकी को एक्सक्रीट कर देता है, बाहर निकाल देता है एंडोसाइटोसिस के थ्रू। ठीक है, अमीबा जो है एक होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को भी फॉलो करता है। होलोजोइक, पूरा खाना एक बार में खा जाना, समझ रहे हो? होलोजोइक, होल पूरा फूड। हम नहीं खाते, हम पूरी चपाती को एक साथ नहीं खा सकते, हम उसके कई पार्ट्स में खाते हैं उसको। बट अमीबा अपना खाना पूरा एक साथ खा जाता है, इसलिए इसे हम होलोजोइक भी बोलते हैं। अब हम बात करेंगे ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल की। ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल जो है वो माउथ से स्टार्ट होके एनस पर जाके खत्म होता है। नॉर्मली माना जाता है ये 7 to 9 मीटर्स लॉन्ग होता है और इसमें डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। माउथ हो गया जैसे, ठीक है, एसोफेगस हो गया, स्टमक, इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन और लास्ट में एंड हो जाता है। मगर इसमें ऐसा नहीं है कि सिंपल एक ट्यूब की तरह है। ये एक बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जो हर ऑर्गेनिज्म के पास होता है, मगर हम सिर्फ अभी डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमंस के लिए। ठीक है, अब जो हम ह्यूमंस के लिए डिस्कस करने वाले हैं उसमें आपको सबसे पहली बात ये बता दूं कि आपको इसे ढंग से पढ़ना है। इसमें कुछ डाइजेस्टिव जूसेस निकलते हैं, कुछ ऑर्गन्स हैं जो उन डाइजेस्टिव जूसेस को निकालते हैं और हमेशा उन पे क्वेश्चन आता है। तो आपको कॉन्सेंट्रेशन के साथ सुनना है ये टॉपिक। ये स्टार्ट करते हैं माउथ से। एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट होता है माउथ से। अब माउथ में हमारे पास क्या है, एक टंग है और टीथ है। ठीक है, और टंग और टीथ के बीच में एक फ्लूइड निकलता है, इसे हम बोलते हैं स्लाइवा। ये स्लाइवा बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। हमारी जो पूरी डाइजेशन है वो स्टार्ट हो जाती है माउथ से। मतलब डाइजेशन कहां से स्टार्ट होगी, माउथ से स्टार्ट होगी। किस चीज की डाइजेशन, स्टार्च की डाइजेशन। हमारे जो स्लाइवा है उसके अंदर एक केमिकल सब्सटेंस होता है जिसको हम बोलते हैं पैटेलिन। जो पैटेलिन है वो क्या करता है बेटा, वो जो स्टार्च होता है उसको शुगर में कन्वर्ट कर देता है। शुगर की भी किस फॉर्म में, माल्टोस की फॉर्म में, मतलब मिठास में। अब आपको ऐसी मिठास नहीं मिलेगी जैसे रसगुल्लों की मिठास होती है, ये स्टार्च वाली मिठास है। जैसे मैं आपको बताता हूं, अगर आप व्हाइट ब्रेड लें, व्हाइट ब्रेड को आप च्यू करना स्टार्ट करें, थोड़ी देर तक आपको उसमें कोई टेस्ट नहीं आएगा। मगर जब वो पूरी व्हाइट ब्रेड आपके सलाइवा में पूरी जो है वो गिर जाएगी और थोड़ी देर बाद जब वो पूरी भीग चुकी होगी आपके सलाइवा के अंदर और फिर आप च्यू करेंगे तो अब उस ब्रेड में से जो पहले टेस्टलेस थी, अब वो ब्रेड आपको लगेगी मीठी मीठी। किस वजह से, इसी केमिकल सब्सटेंस की वजह से, पैटेलिन की वजह से। ठीक है, और हमारे माउथ में क्या होते हैं बेटा, टीथ होते हैं। टीथ 4 टाइप के होते हैं। इसके लिए शॉर्टकट बनाया, मैं आपको बताता हूं। शॉर्टकट है ICPM। मैंने प्रधानमंत्री को देखा, प्राइम मिनिस्टर को देखा, ICPM, ICPM। अब ICPM क्या है, ठीक है, ICPM। इसके साथ आपको याद रखना है 4 2 4 6। आई के नीचे 4, C के नीचे 2, ठीक है, P के नीचे 4 और फिर 6। ICPM 4 2 4 6। अब ICPM 4 2 4 6 क्या है, I फॉर इंसीजर्स, ठीक है, C फॉर कैनिन्स, ठीक है, P फॉर प्रीमोलर्स, M फॉर मोलर्स। ये हमारा डेंटल फॉर्मूला होता है। हमारा ये डेंटल फॉर्मूला दोनों के लिए है, मतलब अपर जॉ और लोअर जॉ। हमारे दांत जो है 2 सेट्स के साथ आते हैं। पहले हम मिल्क टीथ जानते हैं, फिर परमानेंट टीथ भी जानते हैं। मिल्क टीथ सिर्फ 20 होते हैं, जबकि परमानेंट टीथ हमारे 32 और कई बार एक विजडम टीथ भी आ सकता है उसके अंदर। ठीक है बेटा, ये था हमारा पूरा कंप्लीट माउथ ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। इसके नीचे क्या आता है, ईसोफेगस। ठीक है, ईसोफेगस क्या है, एक मस्कुलर पाइप है जिसके अंदर जो भी खाना हम खाते हैं उसे हम साइंटिफिकली, कोई लोग उसे घास बोलते हैं, टुकड़ा बोलते हैं, बट साइंटिफिकली हम उसको बोलते हैं बोलस। क्या बोलते हैं उसको हम, बोलस। तो जो बोलस हम खाते हैं वो बोलस इसमें नीचे जाता है, स्टमक तक। ठीक है, अब ये जो बोलस हम खाते हैं, ये जो नीचे जाता है बोलस, ठीक, ये एक रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से जाता है, जिसे हम बोलते हैं पेरिस्टैटिक मूवमेंट्स। ठीक, अब ये जो पेरिस्टैटिक मूवमेंट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज जो बोलस है वो पूरी तरह से रिदमिक कंट्रैक्शन से नीचे ना जाके फंस सकता है। ठीक, तो आपको दोनों बात याद रखनी है, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस, पेरिस्टैटिक मूवमेंट्स और इसोफेगस के बारे में। ठीक है, कई लोग इसको फूड पाइप भी बोलते हैं।
अब आता है बेटा स्टमक। ये जे शेप्ड का ऑर्गन है और ये बहुत मस्कुलर ऑर्गन है। खाना जाने के बाद ये एक्सपेंड हो जाता है। जो आप बोलस खाते हो ये क्या हो जाता है, एक्सपेंड हो जाता है। ठीक है, जे शेप्ड इस तरफ से थोड़ा सा डायगनली होता है, बिल्कुल सीधा नहीं रखा होता। इसके अंदर कुछ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का मतलब जो कुछ एंजाइम्स निकालते हैं। अब ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं, इनमें से जो हम ग्लैंड से जो जूसेस निकलते हैं स्टमक के, डाइजेस्टिव जूसेस, वो 3 है, म्यूकस, HCl और इसके साथ हमारा निकलता है पेप्सिन। ध्यान से सुनना मेरी बात। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टमक से निकलता है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से तो हमारा पेट जल जाना चाहिए, मगर वो नहीं जलता। क्यों? अगर ये मेरे स्टमक की लाइनिंग है और ये एसिड है, तो ये कभी आपस में मिलते ही नहीं है, क्योंकि इनके बीच में हमेशा एक फ्लूइड निकलता रहता है, दैट इज म्यूकस। म्यूकस इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द एक्शन ऑफ एसिड। बात हुई पेप्सिन की। जो भी प्रोटीन हम खाते हैं अपने फूड में, उस प्रोटीन को पेप्टोन्स में तोड़ने के लिए या प्रोटीन को डाइजेस्ट करने की बात हम समझे, तो उसको कन्वर्ट करने के लिए हमारे पेट में पेप्सिन निकलता है, जो एक एसिडिक मीडियम बनाता है। इस HCl के कई फायदे हैं। सिर्फ ये खाना डाइजेस्ट नहीं करता, ये खाने को फर्मेंट करने में सबसे पहले हेल्प करता है। मतलब अगर HCl ना निकलता तो खाना जो हम 12 से 13 घंटे में डाइजेस्ट कर लेते हैं, वो 3 से 4 दिन नहीं होता। आपने देखा होगा, आपने ब्रेड बाहर छोड़ दी थी अपने लंच बॉक्स में फ्राइडे वाले दिन, सैटरडे संडे के बाद मंडे को वही लंच बॉक्स देखा तो भी ब्रेड उसमें थोड़ी सी सड़ी हुई थी। ठीक, मगर वो ब्रेड आपके पेट में 12 से 13 घंटे में क्या हो जाती है बेटा, डाइजेस्ट हो जाती है। ठीक, अब ऐसा क्यों? ड्यू टू HCl। और जो भी हम खाना खाते हैं उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। उस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या होता है बेटा, वो HCl के साथ जैसे कांटेक्ट में आता है तो वो भी मर जाता है, एसिडिक मीडियम बनाता है। ठीक है, खाने को फर्मेंट करता है और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी किल करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है HCl इसलिए हमारे पेट के लिए। अब वो खाना जो पेट में चर्न हो चुका है, जैसे चर्निंग होती है, जैसे मिक्सर ग्राइंडर होता है आपका, वैसे चर्न होने के बाद एक पेस्ट फॉर्म में बन जाता है। ठीक है, अब जैसे ही वो पेट से निकलता है, तो जब वो पेट में एंटर होता है, पेट से निकलता है, तो कुछ स्पिंटर मसल्स होती है, कुछ गार्ड्स होते हैं जो पेट के अंदर खाने को बंद करते रखते हैं। जब वो ऊपर से एसोफेगस से आया था तो भी एक स्पिंटर मसल थी, और जब वो नीचे जाता है तो भी एक स्पिंटर मसल होती है। गेट वॉल की तरह एक गार्ड होता है जो खाने को स्टोर करके रखता है पेट के अंदर। तो अब देखो प्रॉब्लम क्या है, पेट के अंदर से अब खाना जाना है इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन होती है 2 तरीके की, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। नाम से कंफ्यूज मत होना, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है एक्चुअल में सबसे लंबा पार्ट है इंटेस्टाइन का, और जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो छोटी है। डायमीटर की वजह से छोटा और बड़ा कहा गया है। जिसका डायमीटर बड़ा है वो लार्ज इंटेस्टाइन और जिसका डायमीटर छोटा है वो स्मॉल इंटेस्टाइन। तो अगर पेट से होने वाला, अब देखो जिसे हम बोलस कह रहे थे पहले, अब वो बन जाएगा चाइम। क्या बन जाएगा बेटा, वो चाइम बन जाएगा। तो चाइम अब जाएगा इंटेस्टाइन में, मगर अगर इंटेस्टाइन में चाइम गया तो पेट में क्या था, एसिड। मगर पेट में तो म्यूकस निकलता है, मगर यहां म्यूकस नहीं है, तो इसलिए पहले उस एसिडिक चाइम को जो पेट से पेस्ट बन के निकला है ग्राइंड होने के बाद, उसको बदलना है, हमें न्यूट्रल करना है। बेसिक चीज चाहिए, तो बेसिक चीज कहां से आती है, लीवर से आता है। बाइल जूस जो उसके साथ उसको क्या कर देता है, उस बाइल जूस को वो न्यूट्रलाइज कर देता है, प्लस इमल्सिफाई करता है। इमल्सिफाई करने का मतलब होता है जो फैट ग्लोब्यूल्स, बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स होते हैं, उन्हें वो छोटा कर देता है। स्मॉल इंटेस्टाइन वो जगह है जहां पर डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है, हर चीज कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाती है। जैसे प्रोटीन पेप्टोन से क्या बन जाते हैं, एमिनो एसिड। ठीक है, जो भी आपने मीठा खाया वो ग्लूकोज, और जो फैटी एसिड्स थे वो बन जाते हैं फैटी एसिड्स या ग्लाइसरॉल। ठीक है, जिसमें फॉर्म में वो स्टोर्ड होते हैं। हम इसमें पेनक्रियाज का रोल भी देखते हैं। पेनक्रियाज से कुछ पेनक्रियाटिक जूसेस निकलते हैं, जैसे कि ट्रिप्सिन। ये सब चीजें हेल्प करती हैं प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में, प्लस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो खाने को एल्कलाइन बनाता है, बेसिक बनाता है, ताकि जो एसिडिक खाना निकला है स्टमक से HCl की वजह से, वो इंटेस्टाइन को नुकसान ना पहुंचाए। अभी जब सारा खाना डाइजेस्ट हो गया, मैंने आपको बताया सारा डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाता है, तो ये हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है थ्रू विलाई। जैसे आपने टॉवल देखा होगा, टॉवल में वो धागों के कुछ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, सेम इंटेस्टाइन में ऐसा ही विलाई होता है। हाईली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स होता है, जो कि क्या करता है, खाने को एब्जॉर्ब कर लेता है और हमारी पूरी बॉडी तक ले जाता है। इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में ज्यादा कुछ नहीं होता, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है, म्यूकस निकलता है, और इसके तीनों पार्ट से, जैसे कोलन रेक्टम से ये होता हुआ थोड़ी देर टेम्परेरी स्टोर होता है और NS के थ्रू फिर बाहर चला जाता है।